नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा, आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज जिन 3 अहम मुद्दों पे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला है जो आपको, हमको, 140 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है, वह है पैनिक में है भारत। जी हां, बड़े पैमाने पे लोग घबराए हुए हैं, हड़बड़ाए हुए हैं। अभी तक रसोई गैस की किल्लत से नहीं उभरा था भारत। इधर पेट्रोल पंप में भी लाइनें लगी हुई हैं और उधर उससे भी दर्दनाक तस्वीर है मजदूरों का पलायन। दूसरा सवाल है कि जिस तरह से चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लग रहा है, उसमें 5 राज्यों में चुनाव कितने निष्पक्ष होंगे, क्योंकि एक तरफ केरलम में होती है क्लेरिकल मिस्टेक और दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव आयोग करता है फरमान जारी कि सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ कोई भी कंप्लेन और एफआईआर नहीं होगी, और वह तब होता है जब सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी का झंडा, बैनर उठाए दिखाई देती हैं। और तीसरा है कि किस तरह से भारत में प्रतिरोध की आवाजें तेज हुई हैं, रेजिस्टेंस की वॉइसेस ज्यादा तेज हुई हैं। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में 2 विरोध प्रदर्शन हुए, सबसे पहले किस तरह से सफाई कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री से सीधे कहा कि गटर में जो मौतें हो रही हैं उसके लिए वह देश से माफी मांगे, और दूसरी तरफ सीपीएम, माकपा जन आक्रोश रैली करती है और एक बार फिर बताने की कोशिश करती है कि मनरेगा हो, अमेरिका के साथ डील हो, लेबर कोड हो, इन पर देश चिंतित है। इन तीनों अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिर पैनिक में भारत क्यों है। जब देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूरी में ही सही लोकसभा और राज्यसभा में बयान देते हैं और कहते हैं कि कोरोना जैसी स्थिति भी हो सकती है, उसके बाद दिखाई देता है कि रसोई गैस के लिए जूझ रहा भारतीय इस समय पेट्रोल पंप में लाइनों में लगा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से खबर आती है कि किस तरह से पेट्रोल की राशनिंग कर दी गई है। 200 रुपए का पेट्रोल बाइक के लिए और 2000 का 4 पहिया वाहनों के लिए। और इसी बीच मजदूरों के पलायन की दर्दनाक तस्वीरें, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात और सूरत से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, असल बात यह है कि मोदी जी ने जो भाषण दिया लोकसभा और राज्यसभा में, उससे लोगों में भरोसा जगने की बजाय एक डर और फैल गया। उन्होंने कहा कि कोविड की तरह तैयार रहें, कोरोना की तरह तैयार रहें, लेकिन कोरोना हो चाहे नोटबंदी, उस दोनों का अनुभव हमारे सामने है कि तमाम दावों के बावजूद कैसा संकट हम सबको झेलना पड़ा था। भाषा, क्या है इस पर आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि इसमें मोदी जी का जो एक पुराना जुमला है वह भी भारत में लागू हो गया है। आपदा में अवसर खोजते दिखाई दे रहे हैं कारोबारी, कालाबाजारी, और इन्हें पूरी तरह से सरकारी संरक्षण हासिल है। कहीं भी कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरह से मजदूरों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है, जिस तरह से मजदूर पलायन कर रहे हैं, और ये भी तस्वीरें आ रही हैं कि मजदूरों से कहा जा रहा है कि दही चूड़ा खाओ, नवरात्र है फल खाओ, उससे ऐसा लगता है कि कहीं से भी देश की श्रम शक्ति के सपोर्ट में कोई सिस्टम उतरा नहीं है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि देश की जनता की तरह मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले तो चुप रहे, उसके बाद जब बोले तो कोविड का भयावह हवाला दिया कि तैयार रहे हैं, तब लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। अब जनता को तेल कंपनियां कह रही हैं कि कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मोदी राज में इसी तरह राम भरोसे ये देश चलेगा? अदिति, राम भरोसे चलेगा, कंपनियों के भरोसे चलेगा, क्या होगा इसके बारे में तो कोई हिसाब नहीं, क्योंकि चुनाव प्रचार का पूरा अभियान है, 5 राज्यों में चुनाव हैं, और मोदी जी ने कह दिया है, तकरीबन बता दिया कि जैसी स्थिति है वैसी रहने वाली है। अब तो ट्रंप महोदय ने भी उनको फोन कर दिया है, लेकिन कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। मतलब कोल्हापुर में पैनिक ना फैले, महाराष्ट्र के, वहां पर आप पेट्रोल की राशनिंग करते हैं।
लखनऊ और बाकी जगहों पे बड़े पेट्रोल पंप खाली हैं, छोटे पेट्रोल पंप खाली हैं, बड़ों में ज्यादा लाइनें हैं और कहीं से भी कोई गाइडलाइंस नहीं है। रसोई गैस को लेकर आप रोज नए तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, लोग रसोई गैस के लिए मर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जहां पर गैस पाइपलाइन है वहां पर हम सिलेंडर नहीं देंगे, तो क्या तमाशा चल रहा है ये? भाषा, यही तो मैं बोल रही हूँ कि जहां तक आम नागरिक है टोटली कंफ्यूज अभी तक है। आप, मैं, हम लोगों को पता नहीं है कि शॉर्टेज असल में है कि नहीं। हम लोग पैनिक में लाइन में खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब ये जैसे आपने बताया पीएनजी वाला नोटिस आ गया। अरे अगर पैनिक नहीं है तो आप क्यों ये नोटिस जारी कर रहे हैं? आपने क्यों रसोई गैस के दाम पहले बढ़ा दिए थे, उसके बाद कम कर दिए? अब फिर बीच में ये अफवाह है कि नहीं है ये भी पता नहीं कि 10 किलो मिलेगा। आज मतलब पानी वाला तो मिल रहा है। मैं चाहूंगी कि दर्शक वो भी देख लें कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि पानी भर के रसोई गैस दी जा रही है। जी हाँ, तो मैं मतलब यही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में सारे देश कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं अपनी तरफ से कि जनता को कम से कम इसमें तकलीफ हो, लेकिन हमारे यहाँ जो है इतने कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं देश में कि जनता को समझ नहीं आ रहा है और लगातार लाइनें पे लाइनें लगी है। छोटे तौर पे प्रशासन कहीं पे कोई कदम उठाए तो उठाए। इसीलिए मैंने कहा कि टोटली राम भरोसे छोड़ दिया है देश को और कतारों में खड़ा करके लोगों को सही मुद्दों से दूर हटाने की ये पूरी कोशिश। मुकुल, आपका क्या अनुभव है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रसोई गैस को लेकर हम सब परेशान रहे हैं, सब परेशान हैं। आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ेगी। मैं यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस सारे पैनिक के बीच बिहार सरकार एक और तुगलकी फरमान लाई है कि शाम के समय बिजली ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो सब कुछ चल रहा है एक ही साथ देश में, सब कुछ। मतलब पेट्रोल पंप, इधर मोदी जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं ऑल इज वेल, बहुत स्टॉक है जी हमारे पास, तो फर्टिलाइजर का बहुत स्टॉक है जी हमारे पास, तो रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। लोग परेशान हो गए। भक्तों से बात करिए, लोग कहते हैं जी सरकार तो कर रही है लेकिन लोगों में गड़बड़ी है। नहीं, वो लोग जमाखोर हैं। अलग तरह का नैरेटिव वो तो हमेशा वो फैलाना शुरू करते हैं। अब उनके अलग अलग प्रचारक, अलग अलग बाबा, वो अलग अलग वो कर रहे हैं। कोई कह रहा है चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी थी। अभी तक उज्ज्वला ये बताया जाता था कि देश में क्रांति हो गई है, चूल्हे के से और उसके धुएं से बचा दिया है। चूल्हा जलाओगे तो लकड़ी भी चाहिए ना। हाँ। ये सारी चीजें तो खैर अपने ढंग की अलग हैं। पर मैं जो बताऊं पैनिक की बात, दरअसल पैनिक केवल पैनिक नहीं है, ये केवल कोई ऐसा डर नहीं है, ये वास्तविकता है। क्योंकि अब जिस बात पर सरकार कहती है, हमेशा कहती है, चाहे वो नोटबंदी में कही कि लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, लोग लाइनों में लगे मरे। कोविड में कहा सब व्यवस्था है, लेकिन एक एक गोली के लिए हमें कैसे भागना पड़ा है वो हमें नहीं मिली। एक एक मास्क के लिए कैसे हमें वो करना पड़ा है, एक एक वैक्सीन के लिए, तमाम ऑक्सीजन के लिए कैसे, एक एक सिलेंडर के लिए कैसे लोग तड़पे हैं। तो ये इसलिए वो वाला अनुभव हमारे पास है। और अब तो ये हो गया, जिस बात को सरकार कहती है कि अफवाह है वही सच होती है। यानी अब सच का नाम बदल के अफवाह हो गया है एक तरह से। यानी सरकार ने कहा ये अफवाह है, लेकिन अफवाह नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, सरकार क्या, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो वही मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा था कि गैस बाल्टी में नहीं भरी जा सकती, लेकिन अब पेट्रोल और वो भर भर के ले जा रहे हैं। अब ये बताइए कि आपने कह दिया कि संकट नहीं है, लेकिन लोगों की टंकी खाली है। अगर बाइक में मान लीजिए कितना आ जाएगा पेट्रोल, या उसमें जो वो ले जा रहे हैं तो डीजल ले जा रहे होंगे, वो तो ट्रैक्टर और अपने पंप चलाने के लिए किसान ले जाते हैं। वो कोई बाइक के लिए पेट्रोल बाल्टी में नहीं भरेगा कोई। तो ये वाली बात है, आपको सही वो बतानी चाहिए। कुछ चीजें हुई हैं, जैसे आपने बताया कि राशनिंग हुई कोल्हापुर में। मैं पढ़ रहा था कि क्रेडिट भी जो है ऑयल कंपनी ने पेट्रोल पंप को, जो 5 दिन का या 6 दिन का वो देती थी, अब वो कहा एडवांस में हमें पैसा चाहिए। अब तेल तभी मंगा सकता है पेट्रोल पंप वाला जब वो एडवांस में, शायद इसीलिए कई छोटे पेट्रोल पंप बंद हो गए कि हम कैसे उसका वो दें। 2 टैंकर आके खाली होगा, 1 टैंकर। तो ये सारी चीजें हैं और लोगों को लग रहा है, लोग भी खबर देख रहे हैं ना। आप एक तो गोदी मीडिया देख लीजिए, उस पर तो ऐसा लगता है कि बस वार भारत में ही हो गई है, उसमें जिस तरह से शोर मचाता है वो। तो लोगों को ये लगता है कि पता नहीं कि कितना लंबा चले। दूसरा, वो सरकार की नाकामियां दिख चुकी है कि उसने उसके भरोसे नहीं रहा जा सकता, अपने ही भरोसे रहना। लेकिन अदिति, एक चीज जो दिखाई दे रही है इस समय कि सिलेंडर तो नहीं मिल रहा लोगों को। हम देश की राजधानी दिल्ली की ही अगर बात कर लें, मैं अपना अनुभव बता दूं कि जितने छोटे बड़े ढाबे तो छोड़ दीजिए, वहां तो हाल बहुत ही खराब है। जो अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स चलते हैं वहां पर उन लोगों ने चाय कॉफी देना बंद कर दी। बहुत सी जगहों पे लोगों ने रोटी देना बंद कर दी। ये मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात बता रही हूँ।
और ढाबे तो बुरी हाल में है, बहुत बुरे हाल में, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा। कुछ ने रेट बढ़ा दिए हैं और मैक्सिमम देश की राजधानी में भी अगर इस पे स्टोरी की जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरह से लोग लकड़ी तोड़ तोड़ के ला रहे हैं और अपने ढाबे चला रहे हैं। तो संकट तो रियल है ना, ये संकट नहीं है ऐसा कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल भाषा, और आपने जो बात की है जो छोटे सूक्ष्म और ये रेस्टोरेंट वगैरह की, लेकिन आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में जैसे कहा था कि उद्योगों पर कितना असर पड़ रहा है, और ये एलपीजी की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोग एलपीजी खरीद नहीं पा रहे हैं। जो माइग्रेंट लेबर वगैरह है वो सब छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। ये दोबारा से वो स्थिति हो रही है, दोबारा से वो स्थिति हो रही है जो हम कोरोना के समय बिल्कुल बिल्कुल वही होनी है जो मोदी जी ने कहा। ये एक भयावह स्थिति होने वाली है। इसका सरकार मतलब कुछ आंकलन करके कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कम से कम और कुछ नहीं तो आप एक बड़े पैमाने पे किचन शुरू करें। मेरा तो ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए कम्युनिटी किचन्स, लेकिन कहीं से सोच नहीं है। सोच पहले डिनायल में है, अब आप कह रहे हैं कि भाई तैयार रहिए, लंबी लड़ाई है। क्या तैयार रहेंगे? खाना तो लोगों को खाना, लोग यही बोल रहे हैं कि हम खाना कैसे खाएंगे। तो ये कि बड़ा संकट है जो आने वाले दिनों में हमें और परेशान करेगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे की तरफ। 5 राज्यों में चुनाव, 4 राज्य और एक यूटी, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। और इस बीच जो चुनाव आयोग की साख है वह न्यूनतम पर पहुंच गई है। बड़े घेरे में चुनाव आयोग आ गया है। खास तौर से केरलम में जो यह विवाद आया कि किस तरह से बीजेपी केरलम की मुहर चुनाव आयोग के लेटर पर थी और वह तमाम विपक्षी पार्टियों को दे दिया गया। वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएम ने जब इसे ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर गया, तब हंगामा मचा। चुनाव आयोग ने क्लेरिकल गलती मानी। क्लेरिकल यानी किसी छोटे मोटे अधिकारी से गलती हो गई, उसे भेंट चढ़ा दिया गया। लेकिन साथ ही साथ हम और आप जब रिपोर्ट कर रहे हैं इस क्लेरिकल मिस्टेक को, तो हमें केरल पुलिस जो इस समय है चुनाव आयोग के अंडर में, वह नोटिस भेज रही है और हमारे एक्स प्लेटफॉर्म पर उसे डिलीट करवा रही है। एक तरफ ये और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, वहां पर चुनाव आयोग ने जो आनन फानन में एक फरमान जारी किया कि कोई भी सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता है, एफआईआर नहीं हो सकता है, वह भी तब जब सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी का झंडा बैनर उठाते हुए दिखाई दी। ऐसा क्यों कर रहा है चुनाव आयोग? इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा ये मानना है कि इस एसआईआर का जो पूरी प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तभी इसकी मंशा के पीछे सवाल उठे थे। मुझे ये लगता है कि ये जो है सत्तारूढ़ पार्टी का जनता और विपक्ष को उलझाए रखने का एक पूरा जो कहते हैं ना पूरा उसके पीछे डिजाइन है। और दूसरा जो जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, बंगाल में 60 लाख वोटरों के नाम ना होना और बाकी लोगों को एक डाउटफुल उसमें रखना, अभी चुनाव होने वाले हैं, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, देखिए, चुनाव आयोग की साख पहले ही बहुत नीचे चली गई थी और अब तो लग रहा है जो क्लेरिकल मिस्टेक हुई है उससे पाताल में चली गई। आपने क्लेरिकल मिस्टेक स्वीकार की और लेकिन उसे रिपोर्ट करने पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उस पर अंकुश लगा रहे हैं। दूसरा, बंगाल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सुरक्षा बल है या वो, उन पर आप कोई कार्रवाई एफआईआर नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा संदेह पैदा करती हैं कि चुनाव निष्पक्ष होंगे ये भी या नहीं, या इन चुनाव का कोई मतलब होगा या नहीं। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि चुनाव आयोग मोदी जी की राह पर चल गया है। उसे लग रहा है कि अगर सच को दिखाने से रोक दिया गया, सच को रिपोर्ट करने से रोक दिया गया, तो वह सच नहीं रहेगा, दफन हो जाएगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा। खास तौर से केरल में क्लेरिकल मिस्टेक पर जिस तरह से तुरंत ही उसने कार्रवाई की, तमाम लोगों के एक्स प्लेटफॉर्म पर जो ये पोस्ट की गई थी उसे डिलीट करवाया, वह एक चिंता का मुद्दा है, अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है। और दूसरा, जिस तरह से बंगाल में खेला हो रहा है चुनाव आयोग का, इस पर हमें आपको आवाज उठानी होगी। अगर हम सेंट्रल फोर्सेस के दुरुपयोग पर कंप्लेन नहीं कर सकते, तब फिर किस पे कर सकते हैं? जो मुकुल दिखाई दे रहा है बंगाल में जो खेला है, और जिस तरह से बड़े पैमाने पे, जो अदिति ने कहा अभी कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों को, डाउटफुल वोटर्स में लोग बता रहे हैं कि जो 3-3 बार के एमएलएज हैं वो हैं। अभी जो स्टोरीज आ रही हैं वो और ज्यादा परेशान करने वाली कि पूरा का पूरा एक मुस्लिम आबादी, 360 वोटर्स वहां से डिलीट कर दिए गए। जो बीएलओ
अपॉइंटेड था चुनाव आयोग के द्वारा, वह भी लिस्ट से बाहर है। तो ये जो डिलीशन है ये तो बता रहा कि चुनाव हम किसको जिताना चाहते हैं। नहीं तो पहले जो शुरू में बिहार में लोगों ने नारा दिया था कि ये वोट बंदी है, वो दरअसल ये वोट बंदी है। भले इस पर कितने इफ नो बट ये लगाते रहे और ये बताते रहे बड़ा ठीक है और ये है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, ये है, वहां से भी कुछ डिसाइड ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लगातार इस तरह से, और बंगाल को लेकर इनकी एक अलग से ही डिजाइन था। और चुनाव आयोग तो जिस तरह से भाई क्लैरिकल मिस्टेक है ऐसी, वो आप समझिए कि जन कितनी मिस्टेक हो रही है। अब हमें ही लग रहा है कि चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे, वही एक मिस्टेक हो गए हैं। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से पूरा का पूरा, मतलब जो मोदी सरकार है वो कब्जा करना चाहती है, साम दाम दंड भेद, चाहे उसे उसके लिए सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे चुनाव आयोग का करना पड़े। तो यही है। तो इसलिए बड़ा डाउट है इस बार चुनाव को लेकर कि ये कैसा चुनाव होगा। लेकिन कुछ तो भरम रहने देना चाहिए ना। अभी तक ये कहा जाता है कि थोड़ा तो भरम रहना चाहिए, थोड़ा तो आंख में शर्म रहनी चाहिए। तो क्लरिकल मिस्टेक वाली बात हो, उसमें तो उसने पूरा तरह से दिखा दिया कि नहीं भाई तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन बंगाल में तो सीन और गंभीर है, क्योंकि वहां पे तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, और तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म से जो फोटो, ये जो दोनों फोटोज ट्वीट की हैं, उसने तो साफ दिखाया है कि वो झंडा बैनर लेकर सुरक्षा बल जा रहे हैं। तो एक विधायक के लिए जब है, तो आला कमान के लिए क्या कर रहे होंगे? आला कमान के लिए वो, मतलब मैं तो कहूँगी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ है उसी पे बड़ा सवाल है। तो उसी से हमें समझ लेना चाहिए कि आगे जनतंत्र में चुनाव किस तरह से निष्पक्ष होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, उसको वहाँ भी वो टेक्निकल एरर की आड़ ले रहे हैं। अभी जो इन्होंने बताया था कि इनके खुद के नेता जो भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के नाम पे भी गड़बड़ था, अभिषेक बैनर्जी के नाम का गड़बड़, फिर उन्होंने एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी इतने लाख लोग जो हैं वो प्रक्रिया के बाहर हैं या उनके ऊपर कोई अधर में लटके हुए हैं। ये जो है, ये इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, वरना बंगाल का जहाँ तक मुझे लग रहा है लोग शायद सड़क पे उतर जाएंगे। क्या आपको लगता है मुकुल कि बंगाल में लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है? नहीं, लोगों में तो आक्रोश है, आशंका है। देखिए दरअसल क्या होता है कि जो इस तरह से डाउटफुल और उसमें डाल दिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया आगे चलने वाली है, लोगों को लग रहा है कि आगे नागरिकता का भी सवाल, तो वो एक तरह से, और जो ये लोग हैं वो कमजोर लोग हैं तमाम, कुछ तो विधायक भी हैं, चलिए मजबूत लोग, वो लड़ लेंगे। लेकिन एक बड़ा बात है, बार बार ये बात आ रही है कि यूपी मॉडल और यूपी का रामपुर मॉडल बंगाल में लागू किया जा रहा है, यानी आपको वोट ही ना देने, मतलब मुसलमान वोट ही नहीं दे पाएगा। खुल के कहिए, मामला ये है। मामला ये है। तो आपको इस तरह से वो रखेंगे और उस तरफ से वो सांप्रदायिकता भी बढ़ाएंगे, वो भी एक खेल चल रहा है। यानी सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि चुनाव तो खैर बंगाल कोई भी जीत जाए हार जाए, लेकिन जो लोकतंत्र को नुकसान होगा उसे कौन फिर खामियाजा उसका। लेकिन अब अदिति, लास्ट में खाली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, सवाल है चुनाव तो हम आप नहीं करा सकते, चुनाव तो चुनाव आयोग ही कराएगा ना। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से खामोश है, सब कुछ हो गया, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई, अपने केस के लिए लड़ने लग गई, लोगों को लगा हाँ कुछ राहत होगी, लेकिन होगा वही जो राम रचिता था। तो तकरीबन वही हिसाब चल रहा है। तो फिर चुनाव के मतलब क्या रह जाएंगे? नहीं भाषा, बिल्कुल मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी कि ये पूरा जो है, पूरा मुझे लग रहा है इनकी पूरी मंशा यही है। अब देखिए बंगाल में मनरेगा कितना बड़ा सवाल है, वहां पे इन्होंने फंड्स नहीं रिलीज किए, कोई डिस्कस कर रहा है उसको? सब एसआईआर। चुनाव में ऐसा लग रहा है जैसे और कोई मुद्दा है ही नहीं। तो ये एक पूरी, और उसमें जी गुप्ता जी तो मतलब खास उनके हैं वहां पे रिप्रेजेंटेटिव जी। तो ये मुझे लगता है पूरा ध्यान भटकाने का, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का, उलझाए रखने का, और अपनी डिजाइन के मुताबिक चलना। चलिए चुनाव पे हम आगे नजर बनाए रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम मुद्दे की तरफ। एक ऐसा मुद्दा जो गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या कॉर्पोरेट मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वह है प्रतिरोध की आवाजें, वह है जमीन पर असली मुद्दों के लिए जो संघर्ष है, जिसके 2 उदाहरण अभी देश की राजधानी ने देखे। सबसे पहले सफाई कर्मचारी बड़े पैमाने पर जुटे जंतर मंतर पर, और उन्होंने कहा कि जो गटर में मौतें हो रही हैं उसके लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस साल 2026 में यानी 80 दिनों के भीतर 41 इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिक गटर में उतार के मार डाले गए। यह एक सवाल। और दूसरी तरफ
सीपीएम माकपा ने जन आक्रोश रैली की देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में और बड़े पैमाने पर कोशिश की कि जो जनता से जुड़े सवाल हैं, चाहे वो मनरेगा के साथ जो बदतमीजी की गई उसका मुद्दा हो, या फिर अमेरिका डील के लेकर जिस तरह से किसानों और मजदूरों के हित पर कुठाराघात हुआ है, और साथ ही साथ लेबर कोड, 3 अहम मुद्दों को उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की लाइमलाइट में लाने की कोशिश की। होगा क्या यह पता नहीं, लेकिन कोशिश जमीन पर यह हो रही है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा देखिए, संकट बढ़ रहा है, लेकिन राहत की खबर यही है जो इसकी पंच लाइन है कि प्रतिरोध की धरती जो है तप रही है, दहक रही है। और ऐसा हमेशा हुआ है, जब जब संकट बढ़ा है तो प्रतिरोध भी बढ़ा है। और दो ही नहीं, मैं कह रहा हूँ यूजीसी का आंदोलन अभी तक जारी है और वो बढ़ रहा है लगातार। स्टॉप किलर्स, ये आपका सफाई कर्मचारियों ने ये आंदोलन शुरू किया, और जो जन आक्रोश रैली हुई उसमें लेबर कोड लगातार एक मुद्दा बना है, मनरेगा मुद्दा बना है, अमेरिका डील मुद्दा बना है। और इस सब पर लोग सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती पेश करेगा सरकार के सामने आने वाले दिनों में। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि देश की राजधानी दिल्ली में उतरकर गटर में हो रही मौतों, यानी सीवर सेप्टिक टैंक में हो रही मौतों पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना और प्रधानमंत्री से यह मांग करना, उन्हें मेमोरेंडम देकर यह कहना कि आप इसके लिए देश से माफी मांगे, एक बड़े साहस का काम है। इस समय जब खौफ तारी है चारों तरफ, और साथ ही साथ जन आक्रोश रैली द्वारा यह कोशिश करना कि दरअसल असल जनता के मुद्दे ये हैं, इन्हें भूलना सही नहीं है। तो मुझे लगता है यह लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि बुनियादी सवाल मजबूती से उठाए जाते रहें। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, ये हम उम्मीद पर ही हैं इसमें, क्योंकि संघर्ष जारी है और संघर्ष हर जगह, जैसे आक्रोश रैली हुई है, लेकिन ये जो खासकर मैं ये सीवर डेथ्स के खिलाफ जो यहाँ पे सैनिटेशन वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें बोलना चाहूँगी कि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री रोज़ वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हैं, देश चंद्रयान लॉन्च कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी देश की जनता ही, एक विशेष वर्ग की जनता जो है वो सीवर डेथ्स को झेल रही है। तो मैं यही सरकार से सवाल पूछना चाहूँगी कि यही नया भारत है क्या? यही विकसित भारत है जहाँ कास्ट ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये जो बड़ा धब्बा हमारे चेहरे पे लगा हुआ है, इसको उखाड़ फेंकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही? अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि साथ ही साथ यह भी सवाल जो सामने आया कि लगातार देश की संसद में सीवर मौतों को लेकर, सेप्टिक टैंक में हो रही मौतों को लेकर जो आंकड़े पेश कर रही है सरकार, वह सही नहीं है। यहां पर यह ग्राफ दर्शक देख सकते हैं, पिछले 3 सालों का ग्राफ, जो सफाई कर्मचारी आंदोलन ने इस बार अपने मेमोरेंडम में भी जो प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया उसमें भी जिक्र किया कि हर 3 साल में, पिछले 3 सालों का जो ब्यौरा है उसमें कितनी मौतें हुई, उससे आधे से भी कम मौतें रिपोर्ट हो रही हैं संसद में। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि देश की संसद, वहां जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, हम पत्रकारों के लिए बहुत अहम चीज होती है, क्योंकि हम बिल्कुल मान लेते हैं कि भाई संसद में पेश किया गया है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही होगा, हम उसे अक्षरशः बतौर पत्रकार वही कोट करते हैं। लेकिन यहाँ तो वो बता रहे हैं कि भाई हमारी मौतें, हम ना जिंदा रहते हैं तो दिखते हैं, ना मर जाते हैं तो दिखते हैं। हाँ, तो भाषा, इसीलिए इसे वो कहते हैं ना, नो डेटा अलायंस गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ आंकड़े तो हैं ही नहीं। अब ये ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने आंकड़े रख रही हैं, उससे जनता को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। कितने माइग्रेंट लेबर आए दिन फैक्ट्रियों में मर रहे हैं, ना वो रजिस्टर्ड होते हैं ना कुछ होते हैं। ये सरकार आंकड़े तो रखती ही नहीं है, तो इसीलिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये सरकार के झूठ का पर्दाफाश करती है। जहाँ तक सीवर डेथ्स की सवाल है, मैं ये जानना चाहती, मैं मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल के दिन में इतनी तकनीक बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, क्यों नहीं हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि हमारी जनता ही जो है वो आए दिन जो है वो सीवर्स में मौत का सामना करना पड़ रहा है। जी, जो ये आंकड़े हैं इस साल के, उसके हिसाब से अगर 80 दिन में 41 डेथ्स, यानी हर दूसरे दिन एक भारतीय नागरिक सीवर में मर रहा है। मुकुल, हम एआई सबमिट करा सकते हैं, दुनिया में बता सकते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन देश में गटर में मौतें कैसे रुकें, इस पर कोई समिट नहीं होता है। इस पे सरकार कोई पहल नहीं करती। वो कहती जी हम नमस्ते ले आए हैं, काफी है, नमस्ते स्कीम है, जिस नमस्ते स्कीम में सफाई कर्मचारियों के लिए एक शब्द भी नहीं है, कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। नहीं, तो दरअसल बात है सोच की, विचार का मामला है कि क्या आप सोचते हैं। तो जैसे आपने कहा कि ना उनका जिंदा रहना दिखाई दे रहा है, ना उनका
उनकी मौत दिखाई दे रही है। जो आपकी किताब भी है अदृश्य भारत, तो वही अदृश्य भारत हमें देखने की जरूरत है और दिखाने की जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार की सोच क्या है, दरअसल वो प्रधानमंत्री की सोच से पता चल जाता है। वो जब लिखते हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें बताया था कि ये जो समाज सदियों से सफाई कर रहा है, अब मल ढो रहा है, इससे उसे आध्यात्मिक सुख मिलता है जी, कर्मयोग, है ना। तो पता नहीं उन्हें, तो ये वाला जब वो एक सोच होगी, और सोच ये होगी कि एक वर्ग ठीक है ये काम करता है तो उसमें उससे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जैसे मैं एक जरा सा विषयांतर नहीं है, अमेरिका पे बम नहीं बरस रहा तो उसे एहसास नहीं होता कि क्या हो रहा है। जिस पर बम नहीं बरसता है उसे ही पता लगता है। तो जिन जातियों को नहीं करना पड़ता या जिन वर्गों को नहीं करना पड़ता, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि इसका कोई, उन्हें आध्यात्मिक सुख ही दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि हम 20-50 रुपए भी दे रहे हैं तो ये बड़ा कोई एहसान कर रहा है। दरअसल मामला है सोच का, विचार का। जब हमारी सोच में ही नहीं है कि हम इसे मिटाएं, इसे मिटाने के लिए हमें कुछ कार्यक्रम लेने होंगे, हमें जाति पर भी सवाल उठाने होंगे। जब कई बार आरक्षण की बात आती है तो हम 100% आरक्षण सफाई में कर देते हैं। और हिंदू एकता की भी जो हम बात करते हैं 100%। तो ये भी आपने सही कहा कि हिंदू एकता की बात करते हैं, तो फिर एक वर्ग को जब ये सोच में शामिल नहीं है तो फिर ये कैसे खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। जी अदिति, बस आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी कि जो जन आक्रोश रैली हुई सीपीएम की, माकपा की, यहाँ रामलीला मैदान में, उसमें जो मुद्दे सेंटर में रहे, मतलब तमाम मुद्दों के बीच मनरेगा रहा और लेबर कोड रहा। ये ऐसे मुद्दे हैं जो सामान्य तौर पर ना पत्रकारों के लिए, ना मीडिया के लिए, किसी के लिए भी रोचक या सेक्सी मुद्दे नहीं है। हाँ, वो बात तो सही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको बिल्कुल कवरेज नहीं पड़ा। लेकिन मैंने जितना देखा और जितना सुना है उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे सब स्टेट से लोग आए थे और अब जो है ये मोमेंटम बन रहा है। और भी इसीलिए क्योंकि ये जो सारा अभी होने वाला है पेट्रोल और गैस का, इसका नुकसान फिर कृषि को, फिर उद्योगों को, फिर सबको होने वाला है और उसमें भी छटनी का फिर अंदेशा है। तो मुझे लगता है कि ये अभी बढ़ेगा और ये आक्रोश जो है देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। बस उसके संघर्ष जारी रहने चाहिए, यही उम्मीद है। चलिए, हम इसी उम्मीद के साथ अपना प्रोग्राम आज का खत्म करते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं जिन पर कहीं कोई बात नहीं होती, उन पर न्यूज़ क्लिक में बात होती है। आप देखिए हमारे वीडियोस, दिखाइए वीडियोस और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, यह मुद्दे जरूरी हैं देश हित में या नहीं। शुक्रिया।